गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को डिस्कस कर चुके हैं। सरकार के अंग क्या होते हैं, सरकार में कौन लोग शामिल होते हैं, कैसे विधि कानून नियम बनते हैं, कैसे उनको लागू करवाया जाता है, किस तरह से न्याय होता है। तो केंद्र के स्तर पे और राज्यों के स्तर पे हम डिस्कस कर चुके हैं सरकार को। अब हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्या थी, क्यों हम पंचायतों का गठन करना चाह रहे थे, तो इसके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र जो है वो धरातल पे दिखना भी चाहिए। हर एक नागरिक की जो है वो भूमिका होनी चाहिए शासन में, प्रशासन में। तो इसलिए आवश्यक था कि पंचायतों का गठन किया जाए और साथ ही साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो इस वजह से भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी आवश्यकता थी। क्या ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ये प्रावधान केवल आजादी के बाद ही आए क्या हमारे सामने, या स्थानीय स्वशासन पहले से भी चलता था? तो अगर चोल डायनेस्टी को भी हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जब भारत उपनिवेश था, आजादी से पहले की अगर बात देखें तो उस समय भी 1882 के अंदर रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रस्ताव रखा गया था 1882 के अंदर। और फिर 1919, क्योंकि 1919 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी, और अगर राजनीति विज्ञान के दृष्टि से देखें तब भी। हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1909 और 1919 के अधिनियमों के जो प्रावधान हैं उनसे, और ये टॉपिक अपने आप में भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए हम याद ही करते हैं 1919 को। द्विसदनीय व्यवस्था और दोहरे शासन की व्यवस्था दोनों में अंतर है। ये दोनों ही व्यवस्था यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। तो 1919 का अधिनियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे ही है, 1909 और 1919 दोनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इस समय में दोहरी व्यवस्थाओं के चलते इंपॉर्टेंट हो जाता है और भी ज्यादा 1919 का। इसमें स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित और आरक्षित दो तरह के विषय हम पढ़ते हैं प्रांतों के तहत। तो प्रांतों में हस्तांतरित विषय थे और आरक्षित विषय थे। गवर्नर तो दोनों ही जगह था, लेकिन कहाँ मंत्री थे, कहाँ कार्यकारी परिषद थी, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हस्तांतरित विषयों की जो सूची थी उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी रखा गया था। 1919 यानी आजादी से पहले भी इसके प्रावधान किए गए थे। अब बात करते हैं आजादी के बाद हमने प्रावधानों को कैसे लिया, हम कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ऐड करना चाहते थे अपने संविधान में। तो हम जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों को पूरी तरह से रखा गया था और शामिल किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गांधी जी क्या कहा करते थे स्थानीय स्वशासन के बारे में? गांधी जी का कहना था कि सच्चा लोकतंत्र जो है वो केंद्र में बैठ करके राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को शासन प्रशासन में शामिल करने के लिए, उसकी भूमिका हो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था कि स्थानीय स्तर के ऊपर लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अनुच्छेद 40 इसीलिए गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित होकर के संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाग 4 हम पढ़ते हैं, पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उसमें अनुच्छेद 40 के तहत प्रावधान किया गया ग्राम पंचायतों का संगठन। और इसमें कहा गया कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उनको सशक्त करने के लिए काम करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि डीपीएसपी के तहत कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस आधार पे हम कभी भी सरकार पे ना दबाव बना सकते हैं, ना क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। दबाव तो चलिए फिर भी बना सकते हैं, लेकिन सवाल नहीं खड़ा कर सकते, हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो क्योंकि आर्टिकल 40 में लिखा गया जो कि डीपीएसपी के तहत आता है, तो ऐसे में राज्य ने क्या कदम उठाए या नहीं उठाए उसके लिए कोई सवाल तो, क्वेश्चन मार्क तो लग नहीं सकता था। तो लेकिन कोशिश की गई 1952 के बाद से ही, आम चुनाव हो जाने के बाद से ही, जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के द्वारा कोशिश स्टार्ट की गई। और फिर जब कोशिशें सफल नहीं हुई तो फिर उसके बाद में विचार करने के लिए समिति बनाई कि भी सुझाव दो, आखिर ये प्रोग्राम सफल हो क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया,
लेकिन इस कार्यक्रम को कोई खास सफलता मिली नहीं। फिर पता चला कि धन की कमी की वजह से, वित्त की व्यवस्था और इसके अलावा भी अन्य कारणों से ये कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर अगले ही साल 2 अक्टूबर, वही गांधी जयंती का दिन, और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। लेकिन तब भी इनकी सफलता सुनिश्चित हो नहीं पा रही थी। तो ऐसे में एक समिति बैठाई गई, और ये समिति अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इसका गठन किया गया। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और जब हम पॉलिटी को डिटेल में पढ़ते हैं और जब हम समितियों को डिस्कस करते हैं, तो हमेशा आपसे ये बात कही जाती है कि जो समितियां गठित की जाती हैं, उनके सामने एक टॉपिक दिया जाता है, उनको एक विषय दिया जाता है कि आप इस विषय के ऊपर सुझाव दो और उसकी पूरी जांच पड़ताल, पूरे तरीके से आंकड़े सब कलेक्ट करके। तो ऐसे में सरकार बिल्कुल बाध्यकारी नहीं होती कि समिति ने जो सुझाव दिए उनको मानना ही पड़ेगा। यानी सरकार पे कोई बाध्यता नहीं होती। समिति ने जो सुझाव दिए, अगर सरकार उनको मानती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मानती तो कोई इश्यू नहीं है। तो ध्यान रखना है, समितियों का काम होता है जिस विषय को दिया गया है उसकी खोजबीन, जांच पड़ताल करके उसके बाद उस पर अपनी रिकमेंडेशन, अपने सुझाव देना। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी। 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन क्योंकि इस आधार पे, ये जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी, रिकमेंडेशन थी, इस आधार पे कई राज्यों ने अपने यहाँ पे पंचायतों का गठन किया था। तो इसलिए इस समिति की जो रिकमेंडेशंस थी वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, इन समितियों से मैच द फॉलोइंग में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पंचायतें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्रामीण भारत के और शहरी क्षेत्र में रहने वालों के, यानी नागरिक, बिल्कुल एक प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को शासन प्रशासन में लाने वाली ये बॉडी है। तो इस नाते, क्योंकि नाम ही क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसके नाते स्वयं शासन में भूमिका के चलते के नाते भाग 9 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंचायतें, भाग 9 के भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नगरपालिका, म्युनिसिपैलिटीज, और सहकारिता भाग 9 बी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि इन्होंने हमारी सत्ता के विकेंद्रीकरण में बड़ा रोल प्ले किया है, इस नाते, और लोकतंत्र को धरातल पे लाने के अंदर बड़ा रोल प्ले किया है, तो इस नाते भी ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि आजादी से पहले से प्रावधान थे और इसके बाद कोशिशें बहुत हुई, बहुत सी समितियां गठित की गई, तो आपको ना समितियों का नाम दे करके कि कौन कौन सी समितियां थी जिसको स्थानीय स्वशासन के लिए या उनको सशक्त करने के लिए या पंचायतों के गठन के लिए जिनको बनाया गया था, और उनकी क्या सिफारिशें थी। तो जो मेन रिकमेंडेशंस हैं, जो मेन सुझाव इन्होंने दिए, आपको एक तो वो याद होने चाहिए। कुछ समितियां ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उस पर हम स्टार लगाते हुए चलेंगे, जैसे बलवंत राय मेहता समिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से अनुच्छेदों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा सेगमेंट जो है वो क्वेश्चन पूछे जाने के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि इतिहास और पॉलिटी, हमारी राजनीति विज्ञान, दोनों से लिंक होता है, ऐसे जो टॉपिक होते हैं उनका, चाहे वो 1909 और 19 का अधिनियम हो, चाहे वो पंचायतें, स्थानीय स्वशासन हो, तो इतिहास से भी इसका लिंक है और हमारी राजनीति विज्ञान से भी। तो दो सब्जेक्ट के चलते और भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। तो 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की सिफारिशें क्या थी? सबसे पहले तो समिति ने कहा कि ये जो अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये इसलिए सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि इसमें आम नागरिक की भूमिका ही नहीं है, जन सहभागिता नहीं है, लोगों का सहयोग ही नहीं मिल पा रहा है। तो जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का सबसे ठोस तरीका है कि पंचायती राज, यानी पंचायतों का गठन किया जाए। अब बात आती है कि पंचायतों का गठन कैसे हो, तो इन्होंने मॉडल भी प्रस्तुत किया। इसी बलवंत राय मेहता समिति ने कहा त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए, 3 स्तरों पे होनी चाहिए। पहला स्तर गांव के स्तर पे, ग्राम स्तर पे हम इसे कहते हैं ग्राम पंचायत, फिर खंड या ब्लॉक लेवल पे जो कि मध्य का स्तर माना जाता है, जो कि हर एक स्टेट के लिए, अब वर्तमान की बात करें तो बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है उन राज्यों को 2 ही स्तर, अगर वो बनाना चाहें तो 2 ही स्तर रख सकते हैं, गांव के स्तर पे फिर जिला स्तर पे। ये बीच वाला जो स्तर है मध्यवर्ती, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनकी राज्यों की आबादी 20 लाख और उससे ज्यादा है उनको तो तीनों स्तर पे बनानी पड़ेगी। दूसरा स्तर कौन सा है जो मध्यवर्ती स्तर है? पंचायत समिति, इसे तालुका पंचायत भी बहुत स्टेट में, क्योंकि ये क्या है, लोकल बॉडीज की हम बात कर रहे हैं,
स्थानीय निकायों को हम डिस्कस कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन के तहत। तो ऐसे में अब इसमें लोकेलिटी तो रहेगी रहेगी, तो कहीं कहीं आप पाएंगे जिला परिषद कहा जाता है, कहीं कहीं किसी राज्य में आप पाएंगे जिला पंचायत कहा जाता है। ठीक इसी तरह से जो मध्यवर्ती स्तर है उसको कहीं कहीं तालुका पंचायत आप लिखा हुआ देखेंगे, कहीं कहीं पंचायत समिति कहा जाता है। तो ये हर एक राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग जो है वो नाम होते हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपके राज्य में क्या कहा जाता है मध्यवर्ती स्तर को। तो पंचायत समिति कहा जाता है मध्यवर्ती को, आपके राज्य में क्या कहा जाता है ये आप खुद से देखेंगे। जिला स्तर पे जिला परिषद या जिला पंचायत कहा जाता है। तो 3 स्तरीय यानी 3 इसकी स्ट्रक्चर संरचना के अंदर बताया कि 3 स्तर पे ये होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से बताया कि भी अब चुनेंगे कैसे, तो कहा कि ग्राम पंचायत की स्थापना जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए। और जो पंचायत समिति यानी दूसरा और तीसरा जो लेवल है, जो पंचायत समिति और जिला परिषद है, इसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि सुझाव हैं तो इसी तरह की लैंग्वेज होगी, होना चाहिए होना चाहिए। सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंप देने चाहिए, तभी वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि उसमें आम नागरिक की भूमिका होगी, वो उनकी आम नागरिक की सहभागिता भी होगी, सहयोग भी बढ़ेगा। पंचायत समिति को कार्यकारी और जिला परिषद को यानी जो ऊपर के स्तर पे है उसको आप रखिए कोऑर्डिनेशन के लिए, एडवाइस करने के लिए, सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए जिला परिषद। और इन्होंने कहा पंचायत समिति को आप कार्यकारी रखिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जो है वो जिला अधिकारी को होना चाहिए। पंचायती संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन मिलने चाहिए, क्योंकि जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब तक उनको वित्तीय संसाधन मुहैया नहीं करवाए जाएंगे, जब तक उनको शक्ति, उनको पावर नहीं दी जाएगी, तब तक वो फिर आखिर काम कैसे करेंगे ये निकाय। तो इन बॉडीज को, इन निकायों को आवश्यक है कि पर्याप्त इनको संसाधन, रिसोर्सेज दिए जाएं और भविष्य में फिर इनको धीरे धीरे और ज्यादा इनके अधिकार बढ़ाते जाना चाहिए। तो इस तरह की रिकमेंडेशन दी थी बलवंत राय मेहता जी ने, उनकी समिति ने, है ना। जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पे समिति का नाम रख दिया जाता है। अब 1957 में ये रिकमेंडेशन आई, 1958 में ही, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये चाह ही रही थी और उस समय में जो गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि भाई ये जो स्थानीय स्वशासन है वो धरातल पे आना चाहिए, हम पंचायतों का गठन करें, ग्रामीण स्तर तक पहुंच बनाएं। तो ऐसे में 1958 के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। यहाँ पे आपको फिर से स्टार लगाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। समिति ने रिकमेंडेशन दी, इनको एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, और इसी के आधार पे जो राज्य हैं, सभी राज्यों ने नहीं किया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पे जो है पंचायतों का गठन इस 3 स्तर के मॉडल के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 1959 को पहुंचे नागौर। राजस्थान राज्य पहला राज्य था जिसने पंचायतों का शुभारंभ किया था। तो 2 अक्टूबर को यहाँ पे पहुंचे थे 1959 के अंदर नागौर जिले के अंदर, और यहाँ पे इन्होंने पंचायती राज का व्यवस्था का शुभारंभ किया था। उसके बाद इसी साल यानी लगभग 8-9 दिन के बाद ही 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पहुंचे नेहरू जी, और यहाँ पे भी पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ किया। यानी राज्यों ने जो है, अब आपको लग सकता है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आपके आता होगा जब भी आप प्रावधानों को पढ़ते होंगे, याद करते होंगे, कि जब 1959 में पंचायतों का गठन हो रहा है, राजस्थान पहला राज्य बन गया, आंध्र प्रदेश ने भी अपने यहाँ पे बना ली पंचायतें, तो ऐसे में फिर हमें 73rd अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी भाई। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हम एक साथ ही पढ़ते हैं कि पंचायतों के लिए और नगर पालिका के लिए किस तरह से प्रावधान किए गए, लेकिन क्योंकि आज हम केवल पंचायतों की बात कर रहे हैं, नगर पालिका की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी ये हो जा, आपके सामने क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि फिर जब पंचायतों का गठन राज्य कर ही रहे थे, तो ऐसे में क्या आवश्यकता थी कि यहाँ पे फिर से संविधान में संशोधन करना पड़ा और प्रावधान करने पड़े। तो जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि सभी राज्यों ने अपने यहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं किया। पहली जरूरत कि संविधान में संशोधन करके इस नियम कानून बनाकर इसको बाध्यकारी, अनिवार्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब संविधान में लिख दिया जाएगा, क्योंकि भाग 9 है, तो अब ऐसे में कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि मैं तो अपने यहाँ पंचायतों का गठन नहीं करूंगा, कोई राज्य नहीं कह सकता। लेकिन इस समय में सभी राज्यों ने इसको बाध्यकारी नहीं माना था, जो बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन थी इसको। तो पहला तो ये कि सभी राज्यों ने जो है वो पंचायतों का गठन नहीं किया, इसलिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता थी। दूसरा इसलिए भी थी कि जिन राज्यों ने अपने यहाँ पंचायतों का गठन किया
उनमें सब में एक जैसे नियम, कानून, संरचना, गठन, उनके चुनाव एक तरह से नहीं हो रहे थे। कहीं किसी तरह से, कहीं अगर चुनाव नहीं हुए हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं हुए। तो इसीलिए अब हम जानेंगे कि 73rd अमेंडमेंट के बाद कौन से वो प्रावधान हैं जो राज्यों पे बाध्यकारी किए गए हैं और कौन से वो प्रावधान हैं जिनको राज्यों की विवेकाधीन शक्ति आप कह लीजिए या उनके स्व विवेक पे छोड़ दिया गया है कि आप अपने हिसाब से, अपने राज्य, अपने संसाधनों के हिसाब से इन प्रावधानों को पंचायतों को किस तरह आप सौंपेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमें दो इंपॉर्टेंट फिर से जो टॉपिक हैं या सब टॉपिक इसी टॉपिक के अंतर्गत ये सब टॉपिक पढ़ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कौन से प्रावधान है जो अनिवार्य है, बाध्यकारी है राज्यों पे, और वो कौन से प्रावधान है जो राज्यों के ऊपर छोड़े गए हैं आज भी। तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ पे अब वापस आते हैं। बलवंत राय मेहता की समिति रिकमेंडेशन, कुछ राज्यों ने पंचायतों का गठन कर लिया है लेकिन सभी ने नहीं किया है। अब ऐसे में आती है मोरारजी देसाई की सरकार 1977। अब देश का माहौल तो आप उस समय सोच ही पा रहे हैं, इमरजेंसी लगी, उसके बाद समाप्त हुई, फिर आम चुनाव हुए और किस तरह से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी वो कंप्लीटली लोगों ने नापसंद की और मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री बने देश के। अब ऐसे में मोरारजी देसाई ने कोशिश की फिर से, क्योंकि इसमें ना लंबा क्रम चला था संविधान संशोधन तक का। पहले जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की स्थानीय स्वशासन के लिए, उसके बाद कोशिश की मोरारजी देसाई की सरकार ने, उसके बाद कोशिश की राजीव गांधी की सरकार ने, उसके बाद कोशिश की वीपी सिंह की सरकार ने, उसके बाद जो है वो सफल हुए थे पीवी नरसिम्हा राव जाकर के। तो ये इतनी सारी कोशिशें आखिर हो क्यों रही थी, इसके पीछे कारण क्या था? और क्योंकि हर सरकार आ रही थी, समिति को बैठाया जा रहा था, ये समिति का गठन किया जा रहा था, ये समिति अपनी रिकमेंडेशन दे रही थी और अब वो सारी ऐड हो चुकी थी। जब तक हमने ये देखा कि 73वां संविधान संशोधन हुआ तब तक ये इतनी सारी समितियां बनाकर इतनी सारी रिकमेंडेशन हमारे सामने आ गई थी। तो ये सारी इन सभी समितियों का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। इसलिए आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत सारी समितियों के नाम देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 दे दिए, उनमें से 3 का संबंध है, 1 का नहीं है, अब आप छांटिए कौन सी का नहीं है। तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है समितियों के, ठीक है। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति। ये समिति आपको एक वजह से जरूर याद रखनी है कि बाकी सभी जो समितियां थी लगभग ने त्रिस्तरीय मॉडल की ही बात की कि भी यहाँ पे जो संरचना है वो गांव के स्तर पे, फिर मध्यवर्ती स्तर पे, फिर जिला स्तर पे। लेकिन ये अशोक मेहता जो समिति थी 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के समय जो गठित की गई थी, इसने कहा 2 स्तर पे मॉडल होना चाहिए। कौन से 2 स्तर? द्विस्तरीय पंचायती। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी समिति थी जिसने द्विस्तरीय संरचना की बात कही थी? तो वो है अशोक मेहता समिति। इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। क्या कहा था? मंडल स्तर पे मंडल पंचायत हो और जिला स्तर पे जिला परिषद हो, यानी गांव के स्तर पे कोई बात नहीं की थी। तो यहाँ पे लैग चल रहा था और इसको माना भी नहीं गया फिर इन रिकमेंडेशन को। इन्होंने अच्छी बात, बाकी अच्छी बातें भी कही थी। ग्राम न्यायालय का निर्माण होना चाहिए क्योंकि जो ग्रामीण झगड़े हैं वो अपने ही तरीके के हैं, उनको अपने ही तरीके से सुलझाया जाए। तो एक वहीं के जो समस्याएं हैं, जो विवाद है, उनका निपटारा क्यों ना वहीं हो जाए, तो न्यायालय पे इस तरह से बोझ भी नहीं आएगा। तो ऐसे में ग्राम न्यायालय का निर्माण होना चाहिए। अध्यक्ष इसका कोई एक न्यायाधीश को बनाया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये थे अशोक मेहता समिति के रिकमेंडेशन, सुझाव। इन्होंने एक बात और अजीब कही जो मानी नहीं गई, है ना। अजीब तो नहीं थी, अपने तरीके से सुझाव दिए। हर एक समिति के अपने अधिकार होते हैं। तो पंचायतों के चुनाव इन्होंने कहा दलगत आधार पे होने चाहिए। दलगत आधार का क्या मतलब है? जब कभी आपके यहाँ लोकसभा के लिए आप वोट देने जाते हैं, जब कभी विधानसभा के चुनाव होते हैं, आप वोट देने जाते हैं, तो MP MLA इनमें हम वोट देने जाते हैं। तो आपने देखा होगा, आप ये देखते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है उससे कौन उम्मीदवार है, कांग्रेस से कौन उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी से कौन उम्मीदवार है, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी से कौन उम्मीदवार है। अलग अलग पार्टियां जो हैं उनके आप देखते हैं कौन उम्मीदवार है। यानी ये यहाँ पे क्या है, पार्टियां हैं, वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं चुनावों के अंदर। तो आपने कभी भी यहाँ पे जो ग्रामीण स्तर पे चुनाव होते हैं, यानी जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, इनमें आपने कभी भी पार्टियां नहीं सुनी होंगी। हाँ, हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही रहता है, लेकिन कभी भी डायरेक्ट आपने ये नहीं सुना होगा कि कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार है। कारण क्या है? हमने दलगत राजनीति के तहत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रखी है। तो यहाँ पे अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशन थी कि पंचायतों के चुनाव भी दलगत आधार पर होने चाहिए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से
राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए। हाँ, इस तरह की रिकमेंडेशन को तो आज भी मान लिया गया है। इसके बाद में फिर से एक और समिति गठित की गई। अब क्योंकि 1985 ये वो दौर था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो इस ऐसे समय में एक और समिति का गठन किया गया। इस समिति का बेसिक काम पंचायतों के लिए नहीं किया गया था। अब क्योंकि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ उन्होंने जो है वो चुनाव बड़े खतरनाक तरीके से जीता था, तो ऐसे में ये समिति जो थी, देखिए जीवी के राव समिति जो है, ये समिति बैठाई गई थी कि विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी इस समिति ने, वो रिकमेंडेशन जो है वो किसके लिए थी? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। तो यहाँ पे विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। राजीव गांधी की सरकार थी। जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक, अब यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई इनके द्वारा कि ये जो जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, इस पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे ज्यादा, कि अगर हमें डेमोक्रेसी को और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो हमें जिला परिषद की इकाई तक पहुंचना है और इसी को धुरी बनाना है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसको देना है? जिला परिषद को। राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए, कि राज्य के स्तर पे ना होके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त का पद बनाना चाहिए, जो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करे और उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए, कि भाई ताकि किसी एक को आप रेस्पॉन्सिबल करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन भी तो उसी से पूछ सकते हैं। तो इस तरह की रिकमेंडेशन दी गई कि यहाँ पे जिले को इकाई बनाओ। पंचायती राज संस्थाओं के नियमित निर्वाचन होने चाहिए, चुनाव जो हैं वो रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि इस समय में क्या देखा जा रहा था, जिन जगहों पे पंचायतें थी वहां पे रेगुलरिटी के साथ चुनाव भी नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में, और पूरे सभी जगह एक जैसे नियम कानून तो लागू हो ही नहीं रहे थे, जो स्टेट थे वो अपने तरीके से इसको देख रहे थे पंचायती राज व्यवस्थाओं को। तो यहाँ पे कहा गया कि नियमित चुनाव होने चाहिए। तो इस तरह के प्रावधान भी वर्तमान में ऐड किए गए। चुनाव आप देखते होंगे रेगुलर होते हैं, है ना, और अगर भंग हो जाए समय से पहले तो ऐसे में क्या प्रावधान है ग्राम पंचायत के लिए, ऐसे में क्या प्रावधान है अन्य, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर से स्टार लगाना, इंपॉर्टेंट समिति है लक्ष्मीबल सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। 1986 में इसको बनाया गया था। पंचायती, इन्होंने कहा कि सबसे पहले, अब ये पंचायतों के लिए बनाया था, इन्होंने कहा सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। जब तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं देंगे तब तक हम राज्यों को बाउंड नहीं कर सकते हैं, उन पे बाध्यता नहीं लागू कर सकते कि आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा अपने यहाँ पंचायतों के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए कि संविधान में संशोधन होना चाहिए। अब गवर्नमेंट किसकी चल रही है? राजीव गांधी की चल रही है, इसीलिए प्रयास भी किया था, लोकसभा में पास भी करवा लिया था, लेकिन राज्यसभा में उस समय बहुमत नहीं था तो पास नहीं हो पाया था, तो मामला वहीं अटक गया। क्योंकि हम केंद्र और राज्य सरकारों को डिस्कस करते समय पढ़कर आए हैं, है ना, अभी डिस्कस किया है हमने कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों के अंदर, हमारे केंद्र सरकार में अगर कोई नियम कानून बनाना है तो विधायिका कैसे काम करती है, कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले प्रस्तुत किया हो, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया वो विधेयक, वो पहले लोकसभा पास करे, फिर राज्यसभा पास करे, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करे, तब जाकर के वो विधेयक जो है, वो बिल जो है वो कानून बनता है, एक्ट बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस हमने संसद को डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार में विधायिका का मतलब है हमारी संसद, और हमारी संसद का मतलब है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर संसद बनेगी, आर्टिकल 79 में सीधा प्रावधान किया गया है। अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई सीधी सी बात है, संवैधानिक दर्जा पहले देना पड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, वही 3 स्तर, गांव के स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और उसके बाद जिले के स्तर पे। न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम सभा को लोकतंत्र की मूर्ति बनाया, और सबसे जरूरी बताया ग्राम सभा को। ग्राम सभा को कौन किससे मिलकर बनती है? कितनी ही बार स्टेट PSC में और वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? गांव के सभी सदस्य। अब सभी सदस्य कभी शामिल नहीं होते, कारण क्या है? ग्राम सभा का मतलब ही है कि जिस ग्राम सभा की हम बात कर रहे हैं उस क्षेत्र से निर्वाचन की जो नामावली है, यानी वोटर ID कार्ड जिसके पास अपना है, जो जिसका वहां पे नाम है निर्वाचन उसके लिस्ट के अंदर,
वही व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है। ऐसा नहीं कि किसी ने अपना नाम ही ऐड नहीं करवाया, हाँ वो 18 साल का तो हो गया है लेकिन नाम नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, और ऐसे में हम कहीं ये भी ग्राम सभा का सदस्य, कभी भी नहीं। और 18 साल से कम की उम्र के लोग तो फिर ग्राम सभा के सदस्य हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो एक गांव के सभी सदस्य कभी भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। हाँ, ग्राम सभा एक या दो गांवों के समूह से मिलकर भी बन सकती है, किसी एक गांव की एक ग्राम सभा भी हो सकती है। तो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में एक अलग ही टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ग्राम सभा, फिर किस तरह से पंचायतों के चुनाव, सरपंच कैसे बनते हैं, कौन बन सकता है, कौन उम्मीदवार बन सकता है, कौन वोट डाल सकता है, कौन इसके अंदर, फिर मध्यवर्ती स्तर पे किस तरह से निर्वाचन होता है, फिर जिला परिषद, जिला प्रमुख, ये सब कैसे बनते हैं। ठीक है, आज तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आजादी से पहले क्या प्रावधान थे, फिर हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्रियों ने किस तरह प्रयास किए और उन प्रयासों की वजह क्या थी, और फिर जब हमने प्रयास किए और फिर सफल हुए, जाकर के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो है वो सफल हो पाई थी संविधान में संशोधन करने के लिए। तो ऐसे में वहां तक का जो सफर हमने तय किया, उसमें कौन कौन सी समितियां थी, क्या क्या सुझाव दिए गए और किस तरह प्रयास किए गए, और फिर 73rd अमेंडमेंट जो हुआ उसमें क्या प्रावधान किए गए, इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने एक और सुझाव दिया कि दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना, जबकि हमने देखा अशोक मेहता जो समिति थी उसने कहा था दलगत इसको अपनाना चाहिए हमें पंचायतों में। इसके अलावा LM सिंघवी जी ने कहा, इनकी समिति ने सुझाव दिया कि पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, संसाधन नहीं देंगे तो काम कैसे होगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, विघटन और कार्यों से संबंधित विवादों के लिए न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, ये भी कहा गया। इसके बाद PK थुंगन समिति को बनाया गया 1988-89। अब इसमें NCERT जो है वो अलग डेट देती है और जो लक्ष्मीकांत है वो अलग डेट देती है, आपको साइट्स पे अलग जो है वो सन मिल सकता है। तो 88-89 PK थुंगन समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। यहाँ पे त्रिस्तरीय, वही 3 संरचना, गांव के स्तर पे, मध्यवर्ती और जिला स्तर पे। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है वही यहाँ पे बात कही गई फिर से थुंगन समिति के द्वारा भी। पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, जो कि वर्तमान समय में है भी। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी बताया कि ये धुरी होनी चाहिए जिला परिषद। इसके अलावा रिकमेंडेशन दी कि पंचायती राज पर जो केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची होनी चाहिए और उसे संविधान में हमें समाहित कर देना चाहिए उस लिस्ट को। तो इस तरह का प्रावधान तो हम देखते ही हैं कि हमारी जो 11th शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची जो है, उसके अंदर 29 विषय दिए ही गए हैं पंचायतों के लिए। पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए और महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो बाध्यता है सभी राज्यों के लिए। हाँ, कोई राज्य चाहे तो 1/3 से ज्यादा दे सकता है, जिसके अंदर बिहार ने दिया, फिर मध्य प्रदेश ने दिया, हिमाचल प्रदेश ने दिया, तो वो प्रावधान हम डिस्कस कर ही लेंगे। यहाँ पे फिर एक और रिकमेंडेशन दी गई कि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलेक्टर होना चाहिए। हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, जो कि होता ही है राज्य वित्त आयोग। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के संबंधी जो है वो विधियां तय करेगा कि कौन सी पंचायत को किस तरह से धन का बंटवारा किया जाएगा, क्योंकि एक राज्य में तो काफी सारी पंचायतें हो गई ना। अब आती है गाडगिल समिति, फिर से इंपॉर्टेंट है ये भी। 1988 में पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, इस पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो गाडगिल पे आपको साथ में ये जरूर ध्यान रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी गाडगिल समिति ने। क्या कहा था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज, सभी समितियां, अशोक समिति जो थी, अशोक मेहता समिति, उसने द्विस्तरीय मॉडल दिया था कि 2 स्तर पे ही हो, मध्यवर्ती और जिला स्तर पे, लेकिन बाकी सबने त्रिस्तरीय मॉडल बताए। तो इन्होंने भी कहा 3 स्तर पे ये संरचना होनी चाहिए, तीनों स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर देना चाहिए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, जो कि है प्रावधान। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, वसूलने और जमा करने का भी अधिकार होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वो पंचायतों के क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएं और फिर उन्हें एग्जीक्यूट करें, उन्हें कार्यान्वित करें। एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करे।
तो वित्त आयोग के बिना वित्त का आवंटन कैसे करेंगे ठीक तरीके से, तो इसीलिए वित्त आयोग होते भी है। एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना, जो कि है भी, जो पंचायतों के लिए चुनाव करवाए। अब बात आती है 73वें संविधान संशोधन की। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 1988 के बाद जब ये समिति की सुझाव आ गए थे गाडगिल के, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने 1989 के अंदर बकायदा लोकसभा के अंदर बिल पेश कर दिया था। लोकसभा में वो बिल पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो जाने की वजह से वो मामला डिसमिस हो गया। फिर चुनाव हुए, आम चुनाव के बाद जो है वो राजीव गांधी की गवर्नमेंट रिपीट नहीं कर पाई थी, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, और ऐसे में फिर वीपी सिंह की सरकार ने कहा था कि ठीक है, हम करेंगे, अब स्थानीय स्वशासन के लिए जो काम करना है, जो संविधान संशोधन करना है, वो हम करेंगे, हमारी सरकार करेगी। और कोशिश भी की थी वीपी सिंह ने। वीपी सिंह बाकायदा प्रधानमंत्री थे, ऑब्वियस सी बात है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उनसे बातचीत की, बाकायदा 2 दिन तक ये सम्मेलन भी चला और राज्यों ने भी उसके लिए हामी भी भर दी थी। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में जैसे ही बिल पेश करने वाले थे, उससे पहले ही उनकी जो सरकार थी वो गिर चुकी थी। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नहीं रहे, सरकार ही नहीं रही, तो लोकसभा में कैसे बिल पास होता, तो मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब राजीव गांधी की डेथ के बाद में और जिस समय चुनाव हुए और कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके पास अच्छी खासी मेजोरिटी थी क्योंकि कांग्रेस के पास, तो लोकसभा में बिल पास करवाया। यानी वो दिन जाकर के आया, इतनी सारे प्रयासों के बाद 22 दिसंबर को वो दिन आया जब लोकसभा में ये बिल जो था वो पास हुआ। 23 दिसंबर को, अगले ही दिन, बिना देर किए ही अगले ही दिन राज्यसभा में पास करवा लिया था। 20 अप्रैल को जो है वो हमारे राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे। 24 अप्रैल को ये पूरे नियम जो है ये पूरे देश में लागू हो गया था, क्योंकि एक्ट बन गया था, संविधान में संशोधन हो गया, एक्ट बन गया, पूरे देश पे लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या किया गया, इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया हमारी पंचायतों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्योंकि संविधान में संशोधन हो रहा है, इसका मतलब कुछ ऐड किया जाएगा, कुछ घटाया जाएगा। क्या ऐड किया गया, भाग 9 ऐड किया गया, भाग 9 जिसमें पंचायतें हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ या न, जो भी आप याद करना चाहें, 243 से लेकर 243 ए बी सी डी इस तरह करके ओ तक, ये सारे अनुच्छेद, ये सारे आर्टिकल, इनमें प्रावधान किया गया कैसे पंचायतों का गठन होगा, क्या शक्तियां होंगी, कैसे काम करेंगी, क्या अवधि होगी, उन सारे प्रावधान किए गए। अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसके अंदर 29 विषय रखे गए जो कि पंचायतों से रिलेटेड हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का, अब कुछ ऐसे फैक्ट जो वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो जो सबसे पहले समिति हमने देखी थी बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि जिन्होंने कहा था सहभागिता, जन सहभागिता के लिए जरूरी है कि पंचायतों का गठन किया जाए, पंचायती राज व्यवस्था हो, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। रिपन, क्योंकि हमने देखा किस तरह से 1882 में जो है वो प्रस्ताव रखा और 1919 का अधिनियम भी हमने देखा कि किस तरह से हस्तांतरणीय विषय के तहत रखा गया था। तो रिपन, आधुनिक स्थानीय स्वशासन का जनक जो कहा जाता है वो वायसराय रिपन को कहा जाता है। और रिपन के बाद डफरिन हम याद रखते ही हैं, लिटन, रिपन, डफरिन, क्योंकि डफरिन के समय में 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला, स्टार लगाना, जो पहला स्टेट था वो था राजस्थान। नागौर जिला था और बगदरी गांव था, जहां पे जाकर के जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्घाटन करके आए थे। तो आई होप अब आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी कि जब 1959 में पंचायती राज का गठन हो ही रहा था राज्यों में, उसके बाद संशोधन की क्या आवश्यकता थी। तो 2 बड़े कारण थे, एक तो सभी राज्यों ने इसको नहीं माना, और दूसरा जिन राज्यों में ये संस्थाएं चल रही थी, यानी पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी, वहां पे एक समान नियम कानून नहीं चल रहे थे, कहीं चुनाव नहीं हो रहे थे, क्योंकि अनिवार्यता तो थी नहीं इन राज्यों के ऊपर। इस वजह से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, प्रभावी हुआ। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस के रूप में। अब बात करते हैं जहां से डायरेक्ट एक लाइन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों पे बाध्यकारी क्या कर दिया, जिसकी वजह से अब ये मामला पूरा एक नियम, एक कानून, एक जैसा पूरा ढर्रा चल रहा है स्थानीय स्वशासन का। तो पहला, ग्राम सभा का गठन करना, ये सबके लिए बाध्यकारी है। पंचायतों के गठन की त्रिस्तरीय व्यवस्था, जो बलवंत राय मेहता समिति ने भी कहा, गाडगिल ने भी कहा,
अशोक मेहता समिति याद रखनी है जिसने 2 स्तरीय मॉडल कहा था, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन अपवादों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। तो पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था सब जगह होगी, अपवाद इसमें भी है मौजूद, बिल्कुल है। सिक्किम ऐसा स्टेट है जहां पे 2 ही हैं, कारण क्या है, लिख दिया गया है ना। गोवा भी ऐसा ही है जहां पे 2 स्तर हैं। कौन सा स्तर है, एक तो गांव का स्तर है और फिर जिला स्तर है, मध्यवर्ती स्तर नहीं है। कारण क्या है, जनसंख्या जिन राज्यों की 20 लाख या उससे कम होगी वहां पे 2 स्तर भी राज्य बना सकता है। तो गोवा है, सिक्किम है, मणिपुर है, 2 ही है वहां पे लेवल, ठीक है। इसके बाद पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा, इसीलिए सरपंच का चुनाव होता है तो सभी लोग, और सभी लोग कौन, ऐसा तो है नहीं बच्चे भी वोट देने चले जाएंगे भाई, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना हमारे यहाँ। तो 18 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं, जिनका जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर नाम है उनका दर्ज है, और जिनके पास वोटर आईडी है, अब वो जाकर के अपना जो है वोट दे के आते हैं। तो क्या होगा, आप और हम सभी, जब अगर हमारा नाम अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो सरपंच के चुनाव में भी वोट देते हैं, वार्ड पंच के चुनाव में भी वोट देते हैं। अगर हमारा शहरों में है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी चल रही है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो शहरों में है तो जो नगरीय निकाय है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनके चुनाव में हम वोट देने जाते हैं। तो पंचायतों के प्रत्येक स्तर पे ये वो फैक्ट है जहां से सीधे आपको फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर के जो अध्यक्ष है ना, मध्यवर्ती पे यानी जो ब्लॉक लेवल पे हमने देखा, और इसके जिसको तालुका भी कह दिया जाता है या पंचायत समिति कह दिया जाता है या तालुका पंचायत हम कह देते हैं। तो वहां पे जैसे गुजरात में कहते हैं तालुका पंचायत, तो अध्यक्षों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पे जो अध्यक्ष बनेंगे उसके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो फिर अपने में से जाकर अध्यक्ष चुनेंगे। हम इसे डिटेल में एक टॉपिक अलग ही डिस्कस कर लेंगे, चुनाव कैसे होते हैं, सरपंच कैसे बनता है, कौन बनता है, जिला प्रमुख कौन बनता है, क्या काम होते हैं, किस तरह की शक्तियां दी गई हैं, वित्त कैसे बढ़ता है, वो सारी चीजें, ठीक है। सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जो कि रिकमेंडेशन सुझाव में हम डिस्कस कर ही रहे थे, तो इसके लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी राज्य को। ये सभी प्रावधान राज्य पे बाध्यकारी है क्योंकि अब इनको संविधान में लिख दिया गया है। सभी स्तरों पर महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देना होगा, और अगर कोई राज्य चाहता है कि नहीं मैं 1/3 से ज्यादा देना चाहता हूं, हाँ दे सकते हो। तो बिहार ने 50% दे रखा है, मध्य प्रदेश ने, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल जरूरी है सभी राज्यों के लिए। अगर इन केस पंचायत का अगर विघटन होता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव करवाने की बाध्यता भी है। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की भी बाध्यता है, क्योंकि फिर चुनाव कौन करवाएगा वरना, तो राज्य निर्वाचन आयोग भी होना चाहिए। हर 5वें वर्ष राज्य वित्त आयोग का गठन भी होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप बहुत बार उलझते होंगे कि जब बात आ रही है पंचायतों की तो 21 वर्ष, जब बात आती है लोकसभा के सांसद के रूप में चुनाव लड़ने की तो आप एज पढ़ते हैं 25 वर्ष, जब बात आती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने की तो आप पढ़ते हैं 35 वर्ष। तो यहाँ पे 21, 30, 35, 25, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहता होगा। तो कुछ नहीं, 1 या 2 बार आप इन प्रावधानों से गो थ्रू हो जाते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। 73वें संविधान संशोधन में वो प्रावधान कौन से हैं जो राज्य पे बाध्यकारी नहीं थे, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिए गए मामले कि आप देखो अपने राज्य अपने संसाधनों और अपने हिसाब से इसको डिसाइड करो, यानी ये इनकी विवेकाधीन उपबंध राज्यों पे ही छोड़ दिया गया। जैसे ग्राम सभा को शक्ति और कार्य किस तरह से देने हैं ये राज्यों पे छोड़ दिया। 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय लिखे गए हैं उनमें से कौन कौन से विषय राज्य अपनी इन पंचायतों को देना चाह रहा है वो राज्य डिसाइड करे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका निर्धारित जो किया जाएगा वो भी राज्य पे छोड़ दिया गया है। महिलाओं को 1/3 से ज्यादा आरक्षण देना अगर चाहते हैं, ध्यान रखना है लैंग्वेज, 1/3 आरक्षण देना महिलाओं को तो मस्ट है, जरूरी है, अनिवार्य है। 1/3 से ज्यादा अगर किसी राज्य को देना है तो ये उसके ऊपर निर्भर करेगा, चाहो तो दे दो, 1/3 तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को मध्यवर्ती पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना है या नहीं देना, ये राज्य डिसाइड करे। मध्यवर्ती जो पंचायतें हैं यानी पंचायत समिति जो हैं, इनके अध्यक्षों को जिला पंचायतों में यानी जिला परिषदों में जो है प्रतिनिधित्व देना है या नहीं देना है, ये भी राज्य डिसाइड करे। विधानसभा यानी यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र से सांसद और विधायक होते हैं उनको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन देना है या नहीं देना, ये भी राज्य निश्चित कर ले, राज्य डिसाइड कर ले। पंचायत के किसी भी स्तर पर ओबीसी के लिए
जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण जो देना है सदस्यों में देना है या जो हेड होते हैं उनमें देना है, दोनों में देना है, ये भी राज्य निश्चित कर ले, ये भी राज्य डिसाइड कर ले। पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सके, इस हेतु उन्हें कितने अधिकार, कितनी शक्तियां किस तरह से देनी है, ये भी राज्य पे छोड़ दिया गया है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, ये भी राज्य पे है। हाँ, राज्य वित्त आयोग का गठन करवाना जरूरी है, लेकिन कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से कर वो लगाने देना चाहती हैं, ये सारी चीजें राज्यों पे छोड़ी गई हैं। कि पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, उन्हें उचित कर लगाने देने की परमिशन देना, या कौन से कर वो लगा सकते हैं, पथकर, शुल्क आदि लगाने और उनको कलेक्ट करने का कौन सा अधिकार जो है वो पंचायतों को, इन स्थानीय निकायों को देना चाह रहे हैं, ये राज्य खुद डिसाइड करे। राज्य सरकार के द्वारा जो संग्रहित कर, शुल्क, पथकर, फीस आदि के लिए पंचायत को अधिकृत करना, ये भी राज्य के पास अधिकार है। राज्य की निधि से पंचायतों को कितना ग्रांट देना है, कितना अनुदान देना है, इसीलिए आप देखते होंगे कुछ पंचायतें हैं जिनका संसाधनों पे बहुत होल्ड है, लेकिन कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं जहां पे बहुत ज्यादा वित्तीय संसाधन उनको उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल टाइप छोड़ दिया गया है कि राज्यों को, जैसे इसमें ऐसा कर देना चाहिए था कि जैसे महिलाओं के आरक्षण को लेकर किया है ना, कि 1/3 तो आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर आप 1/3 से ज्यादा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, दे सकते हैं, ठीक वैसे ही कुछ अमाउंट तो निश्चित कर ही देना चाहिए था कि इतना तो राज्यों को देना ही पड़ेगा। उसके अलावा राज्य और ज्यादा बढ़ाकर देना चाहें तो वो राज्यों पे निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें राज्यों के ऊपर छोड़ दी गई। भाई वैसे भी केंद्र पे राज्यों के आरोप, जब हम केंद्र राज्य संबंधों को डिस्कस करते हैं तो उस समय हम देखते ही हैं कि केंद्र पे आरोप लगते ही रहते हैं राज्यों के द्वारा कि वैसे भी राज्य कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, ऊपर से आप इस तरह के संविधान संशोधन करके अगर हमारी बाध्यताएं, हम पे अनिवार्यताएं और ज्यादा लागू कर देंगे तो हमारे अधिकारी कहाँ रहेंगे। तो ऐसा करके कुछ चीजों में जो है वो ढील छोड़ी गई थी, लेकिन वो ढील कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो बन रही है। तो राज्य निधि से पंचायतों को कितना अनुदान सहायता दी जाएगी, ये राज्यों की मर्जी पे निर्भर है। पंचायतों में निधि का गठन करना और जिसमें पंचायत का धन जमा किया जाए, ये भी राज्यों पे ही छोड़ दिया गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने डिस्कस किया जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और हमने इतिहास से लेकर और वर्तमान समय तक का किस तरह से ये सफर तय किया है, कौन कौन सी समितियां थी, क्या 73rd अमेंडमेंट में प्रावधान किए गए थे, सरकारों के क्या प्रयास रहे। ये छोटी सी क्लास थी। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।